हाय एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड। इस वीडियो में मैं कवर करूंगी कि आप अपने लिए पीएफ एंड ईएसआई का लाइसेंस खुद कैसे ऑनलाइन निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। जैसे नंबर 1, आपकी पीएफ में रजिस्ट्रेशन कराने की एप्लीकेबिलिटी क्या है, यानी कि आप पे पीएफ का रजिस्ट्रेशन कब मैंडेटरी है, आपको कराना ही कराना है। सो उसका कनेक्शन डायरेक्ट आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से होता है, यानी कि किसी भी दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज आपने एम्प्लॉय कर लिए हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर सैलरी, तो आपको पीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी लेना होगा। सेकंड चीज आ जाती है ईएसआई, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस की एप्लीकेबिलिटी क्या है, तो उसके लिए है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 एम्प्लॉइज या उससे ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है तो आपको वो ईएसआई मैंडेटरी लेना है। मेनली इंडिया में ये दोनों रजिस्ट्रेशन लोग साथ में ही लेते हैं। अर्लियर इट यूज्ड टू बी कि पीएफ का अलग रजिस्ट्रेशन होता था, ईएसआई का अपनी वेबसाइट पे अलग रजिस्ट्रेशन होता था, लेकिन अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है श्रम सुविधा, उसमें इन दोनों का कॉमन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन अवेलेबल होता है। इफ यू वांट आप अलग अलग भी ले सकते हो, वो मैं अभी ट्यूटोरियल के टाइम आपको दिखा दूंगी, बट मोस्टली साथ में लिया जाता है। ये तो बात हुई रजिस्ट्रेशन की। यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगी व्हेन इट कम्स अबाउट द रिटर्न फाइलिंग। तो रजिस्ट्रेशन का एम्प्लॉय के पीएफ या ईएसआई के डिडक्ट करने से कनेक्शन सिर्फ इतना सा है कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, क्या अगर हमने मान लो रजिस्ट्रेशन ले लिया तो अब हमें डिडक्ट करना ही करना है? तो इसमें आंसर इज नो। अब इसमें भी एप्लीकेबिलिटी की बात आती है। तो नंबर 1, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज 15,000 तक यानी अप टू 15,000 सैलरी उठा रहे हैं, आप सिर्फ उनका पीएफ डिडक्ट करेंगे और गवर्नमेंट को जमा कराएंगे। 15,000 के ऊपर जो सैलरी उठा रहे हैं उनका भी आप डिडक्ट कर सकते हो, बट वो टोटली वॉलंटरी होता है, आपको करना है आप कर सकते हो इफ एम्प्लॉय कह रहा है तो। वहीं पे नंबर 2, अगर हम ईएसआई की बात करें तो अगर एम्प्लॉय की सैलरी 21,000 यानी अप टू 21,000 है तो आप ईएसआई डिडक्ट करोगे और गवर्नमेंट को जमा कराओगे और रिटर्न फाइलिंग होगी। अब तीसरी चीज आ जाती है वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है ना कि आपको टेंडर के लिए अप्लाई करना होता है, तो आप ईपीएफ और ईएसआई का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी ले लेते हैं, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 20 एंड 10 एज द केस में भी उतने एम्प्लॉयज है ही नहीं, तो उस केस में पीएफ का वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन भी आप ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल रियल क्विक। गूगल पे आके आप श्रम सुविधा एंटर कर लो। एंड इफ आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि श्रम सुविधा के नाम से आप देख सकते हैं काफी सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। सो आपको कुछ नहीं, ये श्रम सुविधा .gov.in इसी पे आना है, द फर्स्ट वेबसाइट दैट यू कैन सी। एंड आपकी कन्वीनियंट के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे टैब्स हैं, इसमें से हमें रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक हियर टू रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हो लॉगिन एंड साइन अप, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस पोर्टल में आए तो आपको साइन अप पे जाना है। आप कैसे साइन अप करोगे मैं बता देती हूँ जल्दी से। ये बहुत ही बेसिक सी, ये एक आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने हैं। आप नेम डाल सकते हो। आप फॉर एग्जाम्पल आप पार्टनरशिप का कर रहे हो तो आप किसी भी पार्टनर का डिटेल डाल दो, और अगर आप कंपनी का कर रहे हो तो डायरेक्टर का भी हो सकता है, आप प्रोप्राइटर का कर रहे हो तो प्रोप्राइटर का भी हो सकता है। एंड यहाँ पे ये वाला पोर्टल बनाने के लिए इवन अगर आप एज अ प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल कर रहे हो तो आप अपना भी डाल सकते हो, क्योंकि इसमें ईमेल आईडी पे एक लिंक जाता है, जिस लिंक को क्लिक करके आपको वेरीफाई कराना होता है और फिर वहां पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड खुद से क्रिएट करना होता है। सो मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो और वो ये नहीं कर पाएगा, तो आप उनकी परमिशन लेके ईमेल आईडी अपनी डाल सकते हैं। आगे ये चेंज भी हो जाती है। सो ये आप डाल के आप इसमें साइन अप कर सकते हो। मैं अभी के लिए ये मेरा क्रिएटेड है तो मैं सिर्फ लॉग इन करूंगी। द मोमेंट यू विल लॉग इन, आप ऐसा इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं। एलआईएन के लिए अगर आपने अप्लाई किया हो तो आप उसका स्टेटस यहाँ पे देख सकते हो। एलआईएन इज बेसिकली लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आपने ये अप्लाई करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतने सारे रजिस्ट्रेशन अब श्रम सुविधा की वेबसाइट से ही होते हैं। ये सारे के सारे रजिस्ट्रेशन आप यहीं से करोगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन है। हमको ये थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन, और फिर यहाँ पे वो ऑप्शन दे रहा है अप्लाई फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। आप इसको क्लिक करोगे। अगर आपने जब अप्लाई कर लिया होगा तो जो आपका फॉर्म होता है जिसको हम ड्राफ्ट में सेव करते हैं वो यहाँ पर आ जाता। अब ये न्यू रजिस्ट्रेशन है इसलिए मैं पहली बार कर रही हूँ, तो इसको क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, वो आपको यहाँ पे आके भी ऑप्शन देता है अलग अलग करने का। अब मान लीजिए ये दोनों पे टिक लगा हुआ है, तो अगर आप इसको सबमिट करोगे तो आपको दोनों का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। फॉर से आपको पीएफ का नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक कर दो और फिर प्रोसीड कर लो। मैं दोनों ही का एक साथ कर रही हूँ, तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी। आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है, इसको हम फिल करेंगे। अच्छा, इसके रजिस्ट्रेशन में एक अच्छी बात ये होती है कि ये जो आप टैब देख रहे हैं आप इनको ओपन करके देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे रजिस्ट्रेशन में वो टैब आपको ओपन नहीं करने देता है जब तक आप फर्स्ट फॉर्म फिल नहीं करोगे। उससे क्या होता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई कहाँ पे कौन सी डिटेल वो मांगेगा। तो द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि यू कैन जस्ट प्रोसीड लाइक, जैसे मुझे एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में जाना है तो ये देखो आप देख सकते हो इजिली कि हाँ भाई ये डिटेल्स मुझसे मांग रहा है। सो फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले तो वो एस्टैब्लिशमेंट नेम एज पर पैन मांग रहा है। सो अब यहाँ पे बात आ जाती है कि किसका आप कर रहे हो, आप प्रोप्राइटरशिप का कर रहे हो, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ द प्रोप्राइटरशिप फॉर्म नेम एज पर पैन इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम सबको पता है प्रोप्राइटर का और प्रोप्राइटरशिप का वो पैन सेम ही होता है। तो आप भाई उनका पैन, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप, मेरा कोई प्रोप्राइटरशिप है ज्योति कटियार के नाम पे, तो यहाँ पे मैं ज्योति कटियार डाल के प्रोसीड करूंगी। अब ये पार्टनरशिप है, और अगर आप ये कंपनी का कर रहे हो तो कंपनी का भी पैन आ जाता है कंपनी इनकॉर्पोरेशन के हिसाब। हाँ, अब पार्टनरशिप का अगर आपको करना है तो ये क्लियरली मैं बता दूं कि पहले आपको पैन अप्लाई करना पड़ेगा इफ यू डोंट हैव। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप से फर्क नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पे पैन होना चाहिए आपके पास। फिर सेकंड कॉलम में एड्रेस डालना है आपको, आपकी प्रीमाइस का, जहाँ पे भी आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वो आपको डालना रहेगा यहाँ पे। फिर यहाँ ड्रॉप डाउन से आप एस्टैब्लिशमेंट अपनी सेलेक्ट करोगे, यानी कि आप इसमें से देख लो कि आप क्या बिजनेस कौन सा है। और से आपका इसमें से कोई नहीं फॉल कर रहा है। मेरा जो जिनका मैं कर रही हूँ उनका रियल एस्टेट से रिलेटेड है, तो वो नहीं इसमें मुझे मिला, तो मैंने अदर्स क्लिक किया। और यहाँ पे आपको ओनरशिप यानी कि स्ट्रक्चर आपको सेलेक्ट करना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर है। फॉर से कि आपकी कंपनी है या HUF है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, इसमें से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप देख सकते हो इफ फैक्ट्री स्पेसिफाई द फैक्ट्री लाइसेंस डिटेल। तो यहाँ पे ऊपर अगर मैंने यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट कैटेगरीज में फैक्ट्री सेलेक्ट किया होता तो आप देख सकते हो ये मुझे फिल करने देता, बट मैंने फैक्ट्री नहीं सेलेक्ट किया है तो ये मुझे फिल नहीं करने दे रहा है। तो यू कैन क्लियरली सी ये वाली डिटेल्स आप पे मैंडेटरी है अगर आपकी फैक्ट्री का लाइसेंस है। थर्ड ऑप्शन वो आपसे मांग रहा है स्टार्टअप के लिए, ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको पता होना चाहिए कि पहली चीज तो स्टार्टअप के लिए एक अलग से लाइसेंस लेना होता है। ऐसा नहीं है कि हम वैसे तो डे टू डे लाइफ में जो भी नया बिजनेस होता है उसको स्टार्टअप ही बोलते हैं, बट स्टार्टअप की एक डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में भी और लॉ में भी। सो अगर आपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है तो वो डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। डी ऑप्शन आपसे MSME का मांग रहा है। अगर आपके पास MSME का सर्टिफिकेट है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो। एक चीज मैंने बहुत बार आप लोगों को अपने काफी सारे ट्यूटोरियल वीडियोस में बताया, एस्ट्रिक आप देख लिया करो। अगर मैंडेटरी है तो एस्ट्रिक लगा होगा, जो कि इन दोनों में नहीं लगा है। यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको मैंडेटरी एंटर करनी है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, ओनरशिप से रिलेटेड आपको रजिस्ट्रेशन या डीड नंबर मांग रहा है। अब ये कौन सी डीड मांग रहा है या कौन सी रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि PF रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको किसी भी तरह का एक लाइसेंस और पहले से अप्लाई करना होगा, लेना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी डिटेल में आपको एंटर करना होगा। अब फॉर से कंपनी अगर आप हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है वो वेरी वेल वैलिड है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। यहीं पे ऑन द सेम साइड अगर आपका प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप का हमको पता है कि अलग से कोई लाइसेंस नहीं लेना होता है, तो यहाँ पे अब आपको एक कोई भी लाइसेंस मैंडेटरी लेना पड़ेगा। आप शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ले सकते हो, MSME का ले सकते हो, या इफ यू हैड GST रजिस्ट्रेशन तो वो भी वेरी वेल वैलिड है, वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। अब वहीं पे पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप केस में भी सेम चीज है, आप MSME ले लो या शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट ले लो, या आप अपनी पार्टनरशिप को अगर रजिस्टर करा रखा है, आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे काफी डिटेल्स मांग रहा है, नंबर ऑफ ओनर्स, इशूड एट, इशूड बाय, डीड नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो कहाँ पे कैसे क्या आप फिल करोगे मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन करूंगी। मान लो आपकी कंपनी का है, सबसे पहले तो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कि COI की आप डेट उठा लो जो उस दिन कंपनी बनी है। नंबर ऑफ ओनर्स तो सिंपल है, ओनर्स जितने आपको डालने हैं। इशूड बाय में आप क्या डालोगे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC। इशूड एट, अब यहाँ पे अगर आपने जिस भी स्टेट का आपका है या आप कह सकते हो जिस भी सिटी का आपका है, फॉर एग्जाम्पल लखनऊ का है तो आप लखनऊ डाल दो। अब यहाँ पे तो आपका आ जाएगा सिन नंबर CIN, वो COI जो आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है उसमें मेंशन होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ पे कई बार लोग ना सिन नंबर ही डाल देते हैं, ऐसा नहीं करना होता है। कंपनी का मास्टर डेटा आप खोलेंगे तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। मैं फटाफट से आपको मास्टर डेटा दिखाती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मैंने एक कंपनी का मास्टर डेटा खोला हुआ है और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर अलग से मेंशन है, कॉपी पेस्ट करके वहां पे डाल सकते हो। फॉर्म फिल करने के बाद मेक श्योर करें कि एक बार सेव एज ड्राफ्ट को क्लिक कर ले, क्योंकि आपका ड्राफ्ट कम से कम सेव होता रहेगा तो आपका फॉर्म सेफ रहेगा। आप देख सकते हो कि आपका ड्राफ्ट यहाँ पे सेव हो गया है। अब उस ड्राफ्ट पे क्लिक करके वापस से आप फिल कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ई कॉन्टैक्ट में जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि वहां पे आप लॉगिन करते टाइम आप अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डाल सकते हो, क्योंकि वहां पे तो OTP जाता है वेरिफिकेशन वगैरह के लिए, आपको कोड वगैरह डालना पड़ता है और खुद से जनरेट करना पड़ता है क्रेडेंशियल्स। और मैंने ये भी बोला था कि वो बाद में चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली मेल आईडी मैंने डाली थी एट द टाइम तो मुझे स्टार्ट करना था। अब यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगी और मैं पार्टनर्स का ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूंगी। जब आप यहाँ पे नंबर चेंज करेंगे तो फिर से इसको वेरीफाई कराना रहेगा। अब यहाँ पे बात आती है थर्ड
टैब में कॉन्टैक्ट पर्सन की। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, उसमें सबसे पहले वो आपसे प्राइमरी मैनेजर की डिटेल्स मांगता है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इनका नेम, एड्रेस, जेंडर वगैरह, डीओपी, ये सारी बेसिक डिटेल्स के बाद आपसे वो प्राइमरी ओनर की डिटेल्स मांगता है जिसमें एस्टेरिस्क लगा हुआ है। स्क्रॉल करके जब हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर फिर कह रहा है वो ऐड मोर ओनर्स। अब यहाँ पे ना ये वाले फॉर्म में बहुत दिक्कत आती है लोगों को, तो ये वाला फॉर्म फिल करने में एक्चुअली में प्रॉब्लम्स जो आती है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली प्रॉब्लम आती है प्राइमरी मैनेजर के केस में, यहाँ पे एस्टेरिस्क लगा नहीं है तो लोग फिल ही नहीं करते हैं, और प्राइमरी ओनर यानी कि मान लो पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो वो इससे फिल करके एड ऑन कर ले जाते हैं। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है कि वो प्राइमरी मैनेजर के लिए एरर फेंक देता है आगे जाके। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे मैंडेटरी तो है नहीं, फिर भी क्यों मांग रहा है वो इसलिए क्योंकि ये वाली जो डिटेल है वो ईएसआईसी में मैंडेटरी होती है। पीएफ में अगर आप फैक्ट्री हो तो जरूरत होती है, मैंडेटरी होता है, अदरवाइज नहीं रिक्वायरमेंट होती है। तो अब यहाँ मैंने दोनों पे सेलेक्ट किया हुआ है कि मुझे दोनों का रजिस्ट्रेशन चाहिए, इसलिए मुझे ये डालना पड़ेगा मैंडेटरी। क्यों? क्योंकि मैं ईएसआईसी का ही कर रही हूँ और ईएसआईसी में जैसे मैंने आपको बताया मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे अगर आप सिर्फ पीएफ का कर रहे होते हैं और आपकी फैक्ट्री नहीं है तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। वहीं पे अगर आप सिर्फ ईएसआईसी का कर रहे होते तो आपको ये मैंडेटरी डालना पड़ता। ये तो हुई पहली बात कि कब इसको एंटर करना है कब नहीं करना है। अब यहाँ दूसरी बात आती है कौन होता है प्राइमरी मैनेजर। तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, पार्टनरशिप जैसा आप कर रहे हो, ठीक है, तो एक ओनर की डिटेल यहाँ पे डाल देंगे, दूसरे की यहाँ पे डाल देंगे और फिर उन्हीं दोनों पार्टनर्स में से डिटेल आप यहाँ पे फिल करते हो तो भी वो आगे जाके एरर फेंक देता है कि प्राइमरी मैनेजर हैज टू बी अदर पर्सन देन प्राइमरी ओनर्स। अब वो ये डिटेल कहाँ से लेकर आता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैन नंबर आपसे उसका मांग रहा है। अब ये यहाँ पे भी पैन मांग रहा है, यहाँ पे भी पैन मांग रहा है, तो भाई ये जो डेटा आप वो उठाएगा इस पैन से, वो देखेगा कि अच्छा ये दोनों पैन तो सेम है एंड वो आगे आपको एरर फेंक देगा कि भाई इट कैन नॉट बी द सेम पैन। तो यहाँ पे प्राइमरी मैनेजर कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइज कर रहा है या मैनेज कर रहा है अदर देन द ओनर्स। तो टोटल मैं यहाँ पे 3 लोगों की डिटेल्स फिल करूंगी जबकि मेरी पार्टनरशिप में 2 ही पार्टनर्स है। तो आई होप यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे दिक्कत क्या आती है। सो फटाफट से मैं फॉर्म फिल कर लेती हूँ। पूरा फॉर्म फिल कर लेने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। सेव एज ड्राफ्ट कर लिया है मैंने, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है आइडेंटिफायर्स का। जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में भी बताया था कि पीएफ रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक कोई और लाइसेंस आपके पास होना मैंडेटरी है। तो बेसिकली यहाँ पे हमें उसी लाइसेंस की डिटेल डालनी है। यहाँ ड्रॉप डाउन से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, काफी सारे रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस के ऑप्शंस है एंड इवन एज यू कैन सी यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास एक से ज्यादा भी कोई लाइसेंस है या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो आप एक से ज्यादा भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। फिर मार्क इट एज अ एड्रेस बुक, 83 वाला ऑप्शन ये बेसिकली ये कह रहा है कि ये आपसे आगे जाके अटैचमेंट में एड्रेस बुक मांगेगा। तो अगर आप इसी लाइसेंस को एज एन एड्रेस बुक लगा रहे हो तो आप यहाँ पे टिक कर दो। अब यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट करके टेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स की। यहाँ पे आपको कुछ चीजें मैं बताते हुए चलूंगी क्योंकि ये वाला जो पेज है ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, सबसे ज्यादा क्वेरीज यहीं पे आता है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि क्या आप पे ईपीएफ या एमपीएफ अप्लाई होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे, नो या यस। कई बार हम वॉलेंट्री भी लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमको टेंडर वगैरह पे अप्लाई करना होता है या पीएसएआरए का जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आप वॉलेंट्री ले रहे होते हो। तो यहाँ पे जिनका मैं कर रही हूँ उनका भी वॉलेंट्री है, तो हम यहाँ पे वॉलेंट्री सेलेक्ट करेंगे। आप पे अगर कंपलसरी है यानी कि 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज है तो आप क्या करोगे, आप क्या सेलेक्ट करोगे, यस। एंड एज यू कैन सी फॉर्म थोड़ा प्रिसाइज हो गया है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ द एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग द एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज एज ऑन द डेट। तो पहले तो मैं बता दूं, एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज का मतलब ये होता है वो वाले एम्प्लॉइज जो आपके 15,000 से ऊपर सैलरी उठाएंगे। क्यों उनको एक्सक्लूडेड एम्प्लॉइज की कैटेगरी में डाला जाता है? क्योंकि पीएफ में जो अप टू 15,000 सैलरी उठाते हैं या ईएसआई में 21,000 अप टू 21,000 उठाते हैं, सिर्फ इन्हीं का ही पीएफ एंड ईएसआई अकॉर्डिंगली डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है। तो जो एक्सक्लूडेड एम्प्लॉयज होते हैं वो आपके 15,000 से ऊपर वाले हैं, ठीक। तो अब मान लीजिए यहाँ पे वो 85 में आपसे पूछ रहा है कि भाई आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बताने हैं, यानी कि वो वाले एम्प्लॉइज जो 15,000 से नीचे सैलरी ले रहे हैं और वो वाले एम्प्लॉइज जो 15,000 से ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 85 एंड 86 तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में पूछता है डेट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक भी एम्प्लॉय अगर आपने हायर किया है तो आपने जो भी एग्रीमेंट किया होगा या अपॉइंटमेंट किया है वो यहाँ पे आपकी डेट्स आएंगी। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछता है कि क्या आपकी एस्टैब्लिशमेंट मल्टीनेशनल है, तो अगर आप इंटरनेशनली वर्क करेंगे तो यस सेलेक्ट करिए, अदरवाइज नो सेलेक्ट। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट या लेबर कॉन्ट्रैक्ट का काम उठाते हैं तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब वो यहाँ आपसे पूछ रहा है इज देयर
इज देयर एनी हजार्डस एक्टिविटीज इन्वॉल्व? तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग हजार्डस एक्टिविटी का मतलब वो होता है कि भाई ऐसा कोई आप एक्टिविटी कर रहे हो अपनी फैक्ट्री में या अपनी एस्टेब्लिशमेंट में जिसमें जो वर्क कर रहे हैं यानी कि जो आपके वर्कर्स एम्प्लॉइज है उनको कोई उनकी हेल्थ को कोई इफेक्ट हो सकता है या कोई रिस्क हो सकता है या फिर इवन इन्वायरमेंट को कोई इफेक्ट हो सकता है, पोल्यूशन हो सकता है। आसान भाषा में आपको ऐसा केमिकल या ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जिससे इन दोनों को इफेक्ट हो रहा है तो आपको यस करना पड़ेगा। हाउएवर ये क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए भी पूछे जा रहे हैं मैं बता दूं क्योंकि ये हम मर्ज लाइसेंस अप्लाई करते हैं। अगर आपने स्टार्ट ऑफ द वीडियो में देखा था कि वहां पे वो पूछता है कि भाई आपका फैक्ट्री है या अदर है, तो वहां पे फैक्ट्री का भी एक ऑप्शन आता है। तो अगर आपकी फैक्ट्री होती है तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। हाउएवर ये नॉन फैक्ट्री है तो फिर आप आंख बंद करके उसको नो भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जितने भी वर्कर्स हैं आपको यहाँ पे नंबर डालने हैं और जितने भी वर्कर्स 21,000 से कम सैलरी उठा रहे हैं उनकी डिटेल्स आपको यहाँ डालनी है। मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आप सिर्फ 5 रेगुलर एम्प्लॉइज हैं और आपको मेल फीमेल का भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 5 आपके रेगुलर एम्प्लॉइज है मेल, ठीक है, जिसमें से 21,000 से कम आपके उठाते हैं 3 लोग, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे। अब यहाँ पे ये 96 वाला ऑप्शन टू बी वेरी ऑनेस्ट इस फॉर्म का पूरे फॉर्म का एक ऐसा ग्लिच है जो अभी तक डिपार्टमेंट सही नहीं कर रहा है। अब यही है जो प्रॉब्लम्स लेमैन में थोड़ी दिक्कतें आती हैं लेबर रजिस्ट्रेशन में, बिकॉज नाउ एज यू कैन सी ये क्वेश्चन ही खुद में कितना स्टूपिड है। वो ये कह रहा है कि आप वो वाली डेट मेंशन करो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर हुए थे। अब द थिंग इज ये प्रॉब्लम आती है जब आपने सबसे ऊपर पूछा हुआ है कि वॉलेंट्री है कि नॉन वॉलेंट्री है। सो अगर मैंने वॉलेंट्री उसको सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो ब्लर ही हो जाना चाहिए क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कभी 10 एम्प्लॉइज थे ही नहीं, तो भाई इसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि भाई ये मैं डेट क्या मेंशन करूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं हर बार यहाँ पे वही वाली डेट मेंशन कर देती हूँ जो मैंने अभी ऊपर की थी। जो 5 एम्प्लॉइज जिस डेट पे हायर हुए मैं यहाँ पे वही वाली डेट मेंशन करती हूँ। एंड इस पॉइंट पे वो लोग सबमिशन या रिजेक्शन भी नहीं दे सकते बिकॉज इसके लिए अगर वो देंगे भी तो वो क्या बोलेंगे, लाइक दिस डज नॉट मेक्स एनी सेंस। और आप देख सकते हैं एस्ट्रिक लगा हुआ है यानी कि मैंडेटरी है। ये देखिए अगर मैं इसको ब्लैंक छोड़ रही हूँ तो यहाँ पे लिख के आ रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। सो अब मैं इसको वही वाली डेट डाल देती हूँ जिसमें 5 एम्प्लॉइज हमारे हायर हुए हैं। फिर यहाँ पे वो पूछा है टोटल वेजेस। अब आपको वेजेस दिखाने हैं इन द प्रीसीडिंग मंथ्स, तो जो भी आपने जो हायर किए हुए हैं उनको वेजेस जो आप दे रहे हो यहाँ पे टोटल आएंगे, यानी कि अगर 5 एम्प्लॉइज है तो सबका एड ऑन करके यहाँ पे लिखोगे आप और यहाँ पे उस एम्प्लॉइज की डिटेल लिखोगे जो 21,000 से कम की सैलरी उठा रहे हैं। डिस्क्राइब द वर्क कैरिड आउट। अब यहाँ पे कहीं पर भी आप अपना जो भी आप काम कर रहे हो आप वर्ड फाइल में लिख के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए, बट मेक श्योर करिएगा कि स्पेस, कॉमा और फुल स्टॉप के अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते, लाइक सेमी कोलन, कोलन, डैश, स्लैश कुछ भी यूज करेंगे वो एरर फेंक देगा, फिर से आपको पूरा ऑब्जेक्ट फिर से लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे वो आपसे प्रीमाइस के बारे में पूछ रहा है कि वेदर इट इज ओन और हायर्ड, जो भी आपने बिजनेस यहाँ पे करना है वो आपका है या हायर्ड है। सेव एज ड्राफ्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा है ब्रांच या डिवीजन की डिटेल। तो अगर आपकी एस्टेब्लिशमेंट की कोई एक्स्ट्रा डिवीजन है या एक्स्ट्रा ब्रांच है, कहीं और भी ऑफिस खुला हुआ है, तो यहाँ पे आपको उसकी डिटेल मेंशन करनी है। और ये पूरा का पूरा टैब ऑप्शनल है, कोई अगर आपके में डिटेल है तो आप डालो वरना इसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाओ। एक्टिविटीज में आते हैं। अब यहाँ पे एनआईसी कोड वगैरह हमको डालने हैं। सो पहली चीज तो जो मैंडेटरी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे एनआईसी कोड मैंडेटरी नहीं है। प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी हमको सेलेक्ट करनी है, वो हम सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना रहेगा आपका जो भी काम है। इसको सेव करके नेक्स्ट करेंगे। अगर आपके पास लाइसेंस भी है और यहाँ पे बिजली का बिल भी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों को मर्ज करके यहाँ अटैच कर सकते हो सेफर साइड के लिए, और अगर नहीं है तो आप एक अटैच कर दो चलेगा। फिर डेट ऑफ सेटअप ऑफ द प्रूफ ऑफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन से जैसा कि आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आपको अपने बिजनेस के सेटअप का एक अटैचमेंट लगाना है। तो यहाँ पे आप इन ऑप्शंस में से ड्रॉप डाउन में से आपके पास जो भी है आप वो अटैच कर दो। फॉर से कि आपके पास कंपनी है तो आप सबसे ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेना। आपके पास फर्स्ट सेल्स इनवॉइस भी अगर है जो आपने अपने बिजनेस के नाम से काटी हुई है आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो। और कोई प्रॉपर रजिस्ट्रेशन लाइसेंस है और आप यहाँ पे वही चीज लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो। थर्ड चीज आती है लाइसेंस प्रूफ अटैचमेंट। अब यहाँ पे ये वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया पीएफ एंड ईएसआई रजिस्ट्रेशन के लिए एक लाइसेंस होना मैंडेटरी है और वो लाइसेंस की कॉपी यहाँ पे लगेगी। आपके पास कोई भी लाइसेंस हो आप बस यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जांपल आपके पास एमएसएमई है और यहाँ चूज फाइल करके उसको अपलोड कर दो। फिर आते हैं हम स्पेसिमेन सिग्नेचर अटैचमेंट में। ये बेसिकली क्या है, इसका फॉर्मेट आपको यहीं पे मिलेगा, ये देख सकते हैं आप डाउनलोड सैंपल फॉर्मेट। इसीलिए मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताया था कि सारे टैब्स एक बार ओपन करके देख लीजिएगा। तो द थिंग इज ये आपको मेक श्योर करना है कि ये आपके पास बिफोर हैंड हो। ये फॉर्मेट मैं आपको एक बार दिखाती हूँ इसमें क्या है। एंड ये रहा फॉर्मेट। एज यू कैन सी ये सिंपल सा स्पेसिमेन सिग्नेचर, मतलब कि साइन करवाना है आपको। यहाँ पे नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डाल के एड्रेस डाल के यहाँ पे इन्होंने 4 कॉलम दिए हुए हैं, नेम ऑफ द एम्प्लॉयर 1 2 3 4। अब आपका जितने एम्प्लॉयर हो आप अकॉर्डिंगली फिल कर लो। अब यहाँ पे जैसे फॉर से पार्टनरशिप और 2 पार्टनर है तो एम्प्लॉयर 1 और एम्प्लॉयर 2 यहाँ पे वो साइन कर देंगे। कैसे साइन करना है ये आप देख सकते हो, 1 2 3 इन तीनों ही रोज में आपको साइन करना रहेगा उनका। यहाँ डेजिग्नेशन
डेजिग्नेशन में आप पार्टनर डाल दो और यहाँ पे 3 जगह पे साइन आ जाएगा। इसी तरह से एक और स्पेसिमेन है कॉपी ऑफ एग्रीमेंट फॉर वॉलेंट्री कवरेज। ये आप लगाओगे तब जब आपका वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है। तो आप इसका भी सैंपल मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा इसका सैंपल। बेसिकली ये क्या है कि भाई हम, तो आप इसको कैसे फिल करोगे, मेन चीजें मैं बता दूं। यहाँ पे तो डेट आ जाएगी, फिर यहाँ पे आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर अपने स्टेट वाला यहाँ पे मेंशन करिएगा आप। फिर यहाँ मेसर्स में आप उनका नाम मेंशन कीजिएगा। आप हिंदी इंग्लिश कोई एक ही फिल करिए, चलेगा। जहां जहां भी एमएस लिखा हुआ है, एमएस का मतलब बेसिकली होता है मेसर्स, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी कि आप डेट डालोगे जिस भी दिन आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो या रजिस्टर कर रहे हो। फिर यहाँ पे 12% आएगा। फिर नीचे आके यहाँ पे अपनी एम्प्लॉयर की, यानी कि नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और साइन। अच्छे खासे कॉलम्स दिए हुए हैं, 19 कॉलम्स तक है। जरूरी नहीं है आपको नीचे तक नहीं भरना है। अगर सिर्फ 2 ही है तो आप फर्स्ट एंड सेकंड फिल करके बाकी छोड़ दो ब्लैंक। अगर आपके पास सील है तो लगा लीजिएगा, नहीं है तो कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। तो ये दोनों आपको साइन करा के अपलोड करने रहेंगे। मैं फटाफट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेती हूँ। एंड एज यू कैन सी डिटेल्स हमारी सारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब हम इसको सबमिट करेंगे और सेलेक्ट करते ही वो हमसे पूछेगा कि आपको किस ब्रांच ऑफिस में सेलेक्ट करना है। तो आप अपने नियरेस्ट एरिया में सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे बात आती है कि आप डिजिटल साइन करना है या ई साइन। डिजिटल सिग्नेचर तो मतलब आप डीएससी, जिसको डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बोलते हैं, आप वो लगा के अटैच करके साइन कर दो। या ई साइन मतलब कि बेसिकली आपका आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। सो अब यहाँ पे मैं ई साइन करूंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ ई साइन कैसे होता है। अब हमको यहाँ पे आधार नंबर डालना रहेगा एंड मैं आधार ओटीपी पे क्लिक करूंगी। सो आधार नंबर डाल के हम जैसे गेट ओटीपी करेंगे तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, वो हमें वेरीफाई कराना है। ओटीपी डाल के हम इसको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करके सबमिट करेंगे और ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ये वाला रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसका ईएसआईसी नंबर तो तुरंत ही आ गया है। एंड नाउ एज यू कैन सी ईएसआईसी का नंबर तुरंत आ जाता है और इनफैक्ट जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है उस पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स आ गए होंगे ईएसआईसी के, ईएसआईसी नंबर, ईएसआईसी सर्टिफिकेट एंड लॉगिन आईडी पासवर्ड। एंड मैं आपको मेल शो करूं अगर, तो यू कैन सी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आ गए, यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यहाँ पे सर्टिफिकेट भी आ गया है। सो आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। Thank you so much for watching.